बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारी चलो चलो सीरीज में आज हमारे साथ डॉक्टर अवैस चीमा मौजूद हैं और मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई कि जब डॉक्टर अवैस ने बताया कि ये इस वक्त सऊदी अरब में हैं और ये पाकिस्तान से फिजियोथेरेपी की जॉब हासिल करने के बाद सऊदी अरब पहुंचे हैं। और हम ऑलरेडी अपने चैनल पर बहुत सी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं जिसमें गल्फ कंट्रीज में फिजियोथेरेपी की जॉब्स के हवाले से, मेडिकल की जॉब्स के हवाले से बहुत ज़्यादा डिटेल हम बता चुके हैं। और हमारा अब ये सफ़र गाइडलाइन से शुरू होते हुए कामयाबी की कहानियों तक पहुंच चुका है कि किस तरह हमारे प्रोफेशनल्स पाकिस्तान से जॉब हंटिंग करने के बाद मुख्तलिफ गल्फ ममालिक में पहुंच रहे हैं। डॉक्टर अवैस इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि इनका ये सफ़र किस तरह से शुरू हुआ, कैसे इन्होंने ये प्रोसेस मुकम्मल किया और कितनी स्ट्रगल करना पड़ी इनको जॉब हासिल करने के लिए, और जॉब हासिल करने के जो तरीके, जो राज इन्होंने इस्तेमाल किए, आज वो हमारी इस कन्वर्सेशन के ज़रिए आप तक पहुंचेंगे। तो डॉक्टर अवैस, आपका सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और आज मुझे बताइए कि आपका ये कामयाबी का सफ़र कैसे शुरू हुआ और कैसे आप सऊदी अरब तक पहुंचे। डॉक्टर साहब इसमें ये था कि मैंने 2023 में प्रोसेस स्टार्ट किया था दिसंबर में। जी। डिग्रीज मैंने टेस्ट करवाना शुरू हो गया था सारी, जो मतलब बोर्ड ऑफिस हम्म। ऑनवर्ड जितनी डिग्रीज थी वो मैंने सारी जी जी। टेस्टेशन पहले कंप्लीट की थी। बोर्ड ऑफिस से, ठीक है। आईबीसीसी से, मोहा, और मतलब जितने भी एचईसी से सारी डिग्रीज टेस्ट करवाई। उसके बाद फिर जो सा अलाइड काउंसिल का था मेरे पास लाइसेंस, वो रजिस्ट्रेशन करवाई मैंने। और इस तरह मतलब मैंने ठीक है। एक्सपीरियंस लेटर, डिग्रीज, अपने एक्सपीरियंस लेटर सब कुछ मैंने पहले कलेक्ट किया। उसके बाद मैंने डाटा हम्म। फ्लो स्टार्ट किया था। और ठीक डाटा है। फ्लो जब मेरा हो गया उसके बाद क्लासिफिकेशन हुई। क्लासिफिकेशन के बाद फिर मैंने एग्जाम वगैरह सब कुछ क्लियर किया। हम्म। अब एग्जाम मेरा क्लियर हो गया उसके बाद प्रॉब्लम थी कि मुझे जो रैंक था वो उसमें मिलता है डीपीडी की बेस के ऊपर टेक्नीशियन का। ठीक है। जब टेक्नीशियन का रैंक मिलता है, पहले ये मसला नहीं था यहाँ पे सऊदीया में, इन्होंने अभी कुछ देर हुई हम्म। है टेक्नीशियन का रैंक इन्होंने स्टार्ट कर दिया हुआ है। मगर ये ठीक भी है। मतलब जब यहाँ पे बंदा आ जाता है उसके 5-6 माह बाद जो है ना टेक्नीशियन से आपको स्पेशलिस्ट पे कन्वर्ट कर देते हैं। उसमें ओके ये था ओके। कि उस वक्त तो मैं बहुत टेंशन में रहता था, यार पता नहीं टेक्नीशियंस का हम्म। रैंक मुझे मिल गया हुआ है, इसमें वहां पे जॉब्स हैं कि नहीं है, मैं वहां पे एज ए टेक्नीशियन काम करूंगा, डिग्री हमारे पास हम्म। डीपीटी है। और बहुत सारी टेंशन होती थी, मैं बहुत परेशान रहता था। फिर ठीक है। मैंने मतलब अपनी जो हिम्मत नहीं थी छोड़ी मैंने, मैं फिर स्ट्रगल करता रहा। फिर जब मेरा एग्जाम वगैरह क्लियर हो गया उसके बाद से मैंने जॉब हंटिंग स्टार्ट कर दी थी। जॉब ओके। हंटिंग मैंने काफी देर मतलब मैं ऑनलाइन अप्लाई करता रहा, लिंक्डइन पे करता रहा, इंडीड पे करता रहा, नौकरी गल्फ जितने भी मतलब गल्फ कंट्रीज की जितने ऐप्स हम्म। थे मैं सब पे मैंने अप्लाई जी किया, जी। और मैंने सब पे वॉइस बनाई थी। तो ओके। वहां से मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अगर किसी का आता भी हम्म। था तो मतलब वो नेशनल लोकल चाहिए होता बंदा, इंटरनेशनली वो हम्म। रिक्रूट नहीं कर सकते थे। तो फिर मैं ओके। हिम्मत छोड़ता, मैं पता नहीं ये लगता है हमारे जो टेक्नीशियन का रैंक है इस बेस के ऊपर हमें जॉब्स नहीं मिलनी है। तो ओके। फिर मेरे मतलब मुझे बड़ा सपोर्ट करते थे, कहते नहीं ट्राई करते रहो, ट्राई करते रहो। तो फिर हम्म। इस तरह हुआ, मैं यहाँ पर तो मेरा मुझे पता चला कि ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एक वेबसाइट है गूगल के ऊपर। ओके। वहां पे मैंने सर्च किया, वहां पे काफी सारी जॉब्स थी फिजियोथेरेपी के, फिजियोथेरेपिस्ट के हम्म। लिए ना, गल्फ कंट्रीज में। तो वहां से ओके। मुझे एक एजेंट मिली, उनके थ्रू फिर हम्म। मैंने मतलब उनसे मैंने बात की। तो मैंने कहा आपकी वैकेंसी जो है ना वहां पे एक पोस्ट हुई थी, तो कहते नहीं वो हो चुकी हुई है, अब वीजा प्रोसेस हो रहा है उनका, तो आप हमें डॉक्यूमेंट्स ओके। अपने शेयर कर दें, तो उसके अगर कोई हम्म। पोस्ट आए, वैकेंसी आएगी तो हम आपको बताएंगे। ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स अपने शेयर कर दिए, तो उसके बाद उन्होंने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया। फिर 1 माह गुजर गया, 2 माह गुजर गया, तो फिर मैं इंतजार करता रहा। फिर एजेंट से मैंने अपने डॉक्यूमेंट सारे सेंड कर दिए हुए थे, मगर उनका मुझे कोई रिप्लाई नहीं था आ रहा। तो फिर मेरा प्लान बन गया, मैंने सोच जाना है। तो ठीक है। जब मेरा प्लान बना है उसके एक दिन पहले ही जोन से ना मुझे मतलब जाने से पहले मुझे एजेंट ने जोन से है मुझे कांटेक्ट कर लिया कि आपका इंटरव्यू है। तो ओके। आप जोन से है ना, आपका संडे को इंटरव्यू होगा। तो उस वक्त मैं ठीक है। बहुत हैप्पी हुआ कि मेरे जाने से पहले मतलब अभी जाना ही था, तो मुझे एजेंट ने कांटेक्ट कर लिया। तो फिर मेरा जो ठीक है। इंटरव्यू कंडक्ट हुआ वो थ्रू जूम ही हुआ था। और हम्म। वो मतलब थे डॉक्टर जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। वो जब ठीक मेरा है। इंटरव्यू कंडक्ट हो गया तो उन्होंने मुझे बोला कि जी आपका बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ है, आपने बहुत अच्छी चीजें हम्म। बताई हैं। अक्सर जो स्टूडेंट्स जो से हमसे कमेंट्स करते हैं हमारी वीडियोस पर, उनको यही मसला होता है कि मतलब हमारा इंटरव्यू कैसा होगा, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस होंगे। उनको जी। इंटरव्यू डर होता है। तो इसमें हम्म। इंटरव्यू में जो मुझे पूछे गए थे क्वेश्चन, सबसे पहले तो उन्होंने मुझसे यही पूछा था कि आप खुद बताएं कि आपकी जो ग्रिप है वो किस चीज में है, आपने कौन कौन से ठीक है। पेशेंट्स किए हुए हैं।
मैंने उनको बताया था कि मतलब मैंने स्ट्रोक के पेशेंट्स किए हैं, और उसके अलावा फ्रोजन शोल्डर, बैक एक, sciatica, ये चीजें मैंने उनको बताई थी। ओके। तो फिर उनका जो पहला सवाल ठीक था है। वो मेरा स्ट्रोक का, कि हमारे पास स्ट्रोक के पेशेंट आ रहे हैं, उसको अपने किस तरह मैनेज करना है, उसके क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स होंगे। उसके बाद उन्होंने कुछ स्पेशल टेस्ट ओके। मुझसे पूछे थे कि हम किस तरह असेस करते हैं, कौन सा स्केल यूज करते हैं स्ट्रोक के पेशेंट को असेस करने के लिए। फिर फ्रोजन शोल्डर पे आ गए थे, ओके। फ्रोजन शोल्डर का मैंने उनको बताया। इसका मतलब ये बेसिक क्वेश्चन ही थे, इतने डीप नहीं जाते हैं वो, और बेसिक क्वेश्चन ही ठीक है। करते हैं, तो इतनी बड़ी चीज नहीं है। इंटरव्यू में क्या होगा, सब डर रहे होते हैं, पता नहीं इंटरव्यू होगा उसमें हम जो सा इंटरव्यू क्लियर कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे। तो कोई इतनी बड़ी वो चीज नहीं है, आसानी से क्लियर हो जाता है। जो बेसिक जो टॉपिक है ना, वो आपने क्लियर करने हैं। स्ट्रोक और फ्रोजन शोल्डर, बैक सियाटिका, जो बेसिक बेसिक मतलब आप कॉमन जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, वही आपने ओके। करना है इसमें। तो जब मेरा इंटरव्यू हो गया तो उसके बाद फिर मैं बहुत हैप्पी था, क्योंकि मुझे उन्होंने कहा कि आपका बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ है, तो आप यहाँ पे बहुत जल्दी आ जाओगे। तो फिर ओके। कुछ इस तरह हुआ कि जो एजेंट था जिसके थ्रू मैंने किया था, वो मुझे रिप्लाई नहीं था करता, कहता अभी तक वहां से कोई रिस्पांस नहीं आया आपके, जिन्होंने आपको इंटरव्यूज लिया है। तो फिर मैंने एक ठीक माह है। इंतजार किया, थक गया, मैंने कहा यार अब मुझे खुद जाना चाहिए। तो उसके बाद फिर मैंने खुद अपना वीजा अप्लाई किया। वीजा मैंने उम्रा वीजा मैंने लिया, उम्रा पे मैं गया वहां पर। तो मैं वहां पे जाके जॉब ओके। हंटिंग स्टार्ट की। ठीक है। आ, हुआ इतना कि वहां मैं जॉब हंट कर रहा था, मेरे एक दो जगह इंटरव्यूज भी हो चुके हुए थे। तो फिर मुझे एजेंट ने कांटेक्ट कर दिया, जी आपका ऑफर लेटर आ गया है, तो ओके। आप जो है ना मुझे डॉक्यूमेंट्स अपने मुझे सेंड करें। तो ठीक है। फिर मैं बहुत हैप्पी हो गया, मैंने कहा चलें ये काम तो मेरा शुरू हो गया। फिर मैंने वहां से वापस की टिकट करवाई, मैं पाकिस्तान आ गया। फिर पाकिस्तान ठीक है। के आने के बाद मतलब मेरे भी जो डॉक्यूमेंट्स थे सारे, मैंने मेडिकल वगैरह करवाया, हर चीज मैंने करवाई। तो फिर एक मसला आ गया, जी एजेंट कहता है जी आपका वीजा नहीं लग सकता। मैंने कहा ठीक अच्छा। हो गया। वो कहता है अब आपको क्या वीजा नहीं प्रॉब्लम? लग सकता। वो रीजन ये अच्छा। बताई उसने, जी आपके पास टेक्नीशियन का रैंक है, जो वीजा है वो स्पेशलिस्ट का है। तो फिर इस तरह हुआ कि मेरा मेडिकल भी एक्सपायर हो गया। फिर मैंने हिम्मत छोड़ दी, मैंने कहा यार पता नहीं शायद काम करना वहां लिखा ही नहीं हुआ हमारा सऊदीया में। तो ठीक है। वो फिर कुछ अर्सा फिर गुजरा, फिर महीने बाद एजेंट ने फिर मेरे से कांटेक्ट कर लिया, जी नहीं मैंने उनसे बात की है, जी आपका इंटरव्यू हो गया था, आपका सारा कुछ हो गया हुआ था, तो अब आपको रखेंगे जॉब पे। तो मुझे अच्छा। कहते हैं अब दोबारा मेडिकल करवाएं। मैंने कहा सर देख लें आगे मेरे पैसे जाया हो चुके हैं बहुत, तो बार बार इस तरह ना करें। कहते नहीं अब हो ठीक। जाएगा। तो वो फिर ओके। बस ये होता है, अल्लाह पाक ने जब आपका रिजल्ट लिखा हो तो फिर कोई बंदा रोक नहीं सकता। तो हाँ। वो फिर मुझे मतलब मेडिकल में गेन करवाया, सारा कुछ मेरा दोबारा हुआ। तो उन्होंने फिर मुझे वीजा वगैरह मेरा मतलब अप्लाई किया, सब कुछ मेरा ओके हो गया। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जो सा है, मुझे हॉस्पिटल की तरफ से वीजा भी मिला, और जो मुझे रैंक मिला वो भी स्पेशलिस्ट का मिला है, क्योंकि मेरा जो वीजा था वो फिजियोथेरेपी स्पेशलिस्ट का था। और उसके बाद टिकट भी उन्होंने दी, सब कुछ अकोमोडेशन ईच एंड एवरीथिंग उनकी ही तरफ से है मेरी अब। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जनवरी 18 जनवरी को मैं यहाँ पर आ गया था। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसमें मुझे बताएं कि ये जो स्पेशलिस्ट का रैंक है और टेक्नीशियन का रैंक है, इसमें सैलरी का कितना डिफरेंस है? और आप एग्जैक्ट पहले ना बताइए, लेकिन एक एवरेज सैलरी बता दीजिए कि स्टार्टिंग कहाँ से शुरू हो रही है, क्योंकि ये बहुत से फिजियोज हमसे पूछते हैं। असल में ये जो है ना टेक्नीशियन और स्पेशलिस्ट का रैंक, ये डिपेंड करता है कि आप किस हॉस्पिटल में, और मतलब उसकी जो हॉस्पिटल है वो बड़ा हॉस्पिटल है, ब्रांचेज है, मतलब किस हॉस्पिटल में आप जॉब कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है हॉस्पिटल पे। सैलरी जो मेनली डिपेंड कर रही है ना यहाँ पर, वो हॉस्पिटल जी। के ऊपर ही कर रही है। ठीक क्योंकि है। टेक्नीशियन के ऊपर यहाँ पे मेरी वो है पाकिस्तानी लड़का है, उससे बात हो रही थी, वो फिजियोथेरेपिस्ट है, उसकी 6,000 सैलरी भी है, बाकी ओके। डीपीडी बेस के ऊपर ये हाँ, डिपेंड कर रही है। जबरदस्त। यहाँ पे जो एवरेज सैलरी है डीपीटी बेस के ऊपर, वो 3,000 से 4,000 मतलब इतनी ही होती है। अगर ओके। बात की जाए हॉस्पिटल की, तो फिर मतलब जितना अच्छा हॉस्पिटल होगा उतनी अच्छी सैलरी आपको पैकेज मिलेगा, और जितना आपका एक्सपीरियंस होगा उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी होती है। और जो ठीक है। स्पेशलिस्ट की बात करें, अगर आपके पास एमएस की डिग्री है तो उसमें मतलब 5,000 भी है, 6,000 भी है, 7,000, 8,000, ये मतलब डिपेंड करता है, फिर लक पे और हॉस्पिटल डिपेंड कर रहा होता है। ओके। तो अवैस भाई, अभी आपका हॉस्पिटल सेटअप है या क्लिनिकल सेटअप है? मेरा जो सेटअप है ये हॉस्पिटल है, और ये माशाल्लाह बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें बहुत सारी ब्रांचेस भी हैं। और मैं तो हाँ। बहुत हैप्पी हूँ कि मुझे बहुत अच्छी पोस्ट पे जॉब दी है, और मुझे अलग मेरा रूम मिला हुआ है, यहाँ पे हर चीज़ सेपरेट है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पर जॉब टाइमिंग्स क्या है आपकी, और पेशेंट्स किस तरह के आते हैं? अच्छा, यहाँ पे जो मेरी जॉब टाइमिंग है, जॉब जो है ना यहाँ पे वो 8 घंटे ही होती है। बट इसमें ये होता ठीक है कि है। आपके पास एलिजिबिलिटी होती है, अगर आप ओवर टाइम करना चाहें तो वो इट्स अप टू यू। और मगर जो बेसिक टाइम होता है ना यहाँ पे, वो 8 घंटे ही ड्यूटी का होता है।
और जो ठीक है। पेशेंट्स हमारे पास वही आ रहे होते हैं जी, मैं उनको थोड़ा सा मसला होता है कि हमारे कंधे में दर्द है, कमर में दर्द है। ये बेसिक हमारे पास ये कॉमन जो हमारे पाकिस्तान में आ रहे होते हैं उसी तरह के पेशेंट्स होते हैं, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। और जो मोडेलिटीज हैं वो डिफरेंट होती है, वो आपको अभी सीखनी पड़ती हैं। वो इतनी बड़ी चीज नहीं, वो भी आप सीख जाते हैं सब कुछ। हाँ हाँ। तो आप देखने वालों को क्या मशवरा देंगे, कैसे मोटिवेशन देंगे कि उनको किस तरह से स्ट्रगल करनी चाहिए और किन बातों का ख्याल रखना है कि वो हिम्मत ना हारें और वो अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। देखिए बिल्कुल, मैं भी आपको पहले मैंने आपको वीडियो में बताया कि मैं जो सा है ना, मैंने बहुत स्ट्रगल किया, मैंने एक साल बहुत एफर्ट किए हैं। मैं बहुत स्ट्रेस में भी रहता था, डिप्रेशन था, मैं बहुत परेशान रहता था। क्योंकि जब कोई चीज आप कर रहे होते हैं उसमें हर्डल्स आ रही होती है ना, बार बार आ रही होती है। मैंने आपको बताया कि मेरा एक दफा वीजा भी रिफ्यूज हो चुका है, मुझे एजेंट ने कहा कि आपका वीजा नहीं लग सकता, हालांकि मैंने अपनी हर चीज क्लियर कर ली हुई थी। उसके बाद मतलब फिर थोड़ा बंदे को होता ही है कि यार पता नहीं क्यों काम नहीं हो रहे, बंदा थोड़ा बहुत हिम्मत जो है ना हारता है, मगर फिर दोबारा से अगर जब बंदा दोबारा ट्राई करता रहता है ना, फिर अल्लाह पाक उसको उसकी जी। मंजिल तक पहुंचाते हैं। तो हमारे वेरी जो गुड। पाकिस्तानी फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जो भी पाकिस्तान में लोग काम कर रहे हैं और बाहर आना चाहते हैं, उनके लिए यही मेरा जो एडवाइस है कि हिम्मत नहीं हारनी है, कोशिश करते रहे। आपने आना मगर अपना सारा कुछ क्लियर करके है, और कोशिश करेंगे बिल्कुल। पाकिस्तान से ही आपको जॉब मिले, सब कुछ पाकिस्तान से करके आए। क्योंकि अगर आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे अकोमोडेशन बहुत एक्सपेंसिव है, यहाँ पे हर चीज जो होती है ना बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आप ओके। हॉस्पिटल के थ्रू आएंगे, आप वीजा लेकर आएंगे, तो आपको आते ही मतलब एयरपोर्ट पे अच्छा सा वेलकमिंग वेलकम होगा आपका, आपको एडवांस कैश दिया जाएगा, आपको हर चीज प्रोवाइड की जाती है एडवांस में। और बेसिक मतलब जो आपकी नेसेसिटीज होती हैं वो भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं। और अच्छी आपको अकोमोडेशन दी जाती है। अगर आप ये सब कुछ जॉब लेके आते हैं पाकिस्तान से, अगर आप खुद यहाँ पे आके, जैसे मैं खुद यहाँ पे मैं भी आ चुका हूँ, मगर मुझे यहाँ पे फिर जॉब नहीं थी मिल रही, मैं पाकिस्तान चला गया था। तो ठीक है। सबसे बेहतर ये है कि आप पाकिस्तान से जॉब लेकर आए और कोशिश करते रहें, कोशिश नहीं छोड़नी है आपने, क्योंकि एक वक्त आता है कि इंसान को वो सब चीजें मिल जाती हैं जो जो इंसान चाह रहा होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद बहुत हैप्पी हूँ, अल्लाह का मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ, मैंने बहुत स्ट्रगल की थी और आज मैं एक बहुत अच्छी पोस्ट पर हूँ यहाँ पे। माशाल्लाह जबरदस्त। और वैसे भाई आपसे बात करके जो एक नई चीज पता चली कि आपने एजेंट के थ्रू कोशिश ज्यादा की, क्योंकि आप खुद भी स्ट्रगल करते रहे और हमारे बहुत से फिजियोज खुद भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो एजेंट के हवाले से थोड़ा बता दीजिए कि अगर एजेंट प्रॉपर मिल जाएं जो कि आपको श्योरिटी दें तो आपसे कितने चार्जेस लेते हैं और एजेंट्स को आपने कितना पे किया। हाँ जी, मैं बता देता हूँ। अब ये जो मेरे एजेंट थे ना, अल्हम्दुलिल्लाह, अब देखिए एजेंट पे ना एकदम ट्रस्ट करना ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि मतलब जो स्कैम है वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो अब जब मैं एजेंट को कुछ पैसे भेजता था ना, मैं डर भी रहा होता था यार, पता नहीं ये बंदा काम सही कर रहा है नहीं कर रहा। बट अल्हम्दुलिल्लाह वो बंदा बिल्कुल मतलब एक बहुत अच्छा बंदा था, और उसने मेरे सारे काम बिल्कुल ठीक किए हैं। तो उसकी जो फीस थी ना, उसने मुझे पहले ही बता दिया था कि मेरी जो फीस है मतलब 1,25,000, उसने मुझे बताई थी कि ये जो फीस है ना, मैंने आपसे तब लेनी है जब आपका वीजा लग जाएगा। नहीं तो कुछ एजेंट्स होते हैं वो कहते हैं जी हमें पहले आप फीस दें, अब हम आप ये प्रोसेस कर रहे हैं वो प्रोसेस कर रहे हैं। तो ऐसा किसी को अपने फीस एडवांस नहीं पे करनी है, क्योंकि ये जो एजेंट था इसने मुझे खुद पहले ही कह दिया था कि मैं आपसे तब पैसे लूंगा जब आपका वीजा लग जाएगा। तो उसको मैंने मतलब 1,25,000 तब दिया था जब मेरा वीजा लग गया, उसने मुझे सेंड किया। तो वो बहुत अच्छा मतलब एजेंट था। तो जो बंदा भी आपसे पहले पैसे मांगता है ना, आपने उसके साथ काम नहीं करना, क्योंकि वो फ्रॉड करेगा, स्कैम करेगा, वीजा आपको नहीं देगा, तंग करेगा आपको। ठीक है। तो ये एजेंट आपके इधर लाहौर में ही थे या किसी और शहर से ताल्लुक था उनका। एजेंट को मैंने तो जानता, ये कराची से। और ये मैं आपको ठीक है। बता रहा हूँ कि मैंने एजेंट ढूंढे थे ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन जो वेबसाइट है ना, वहां से ढूंढे थे। हाँ, वहां पे अभी भी जो लोग सर्च कर रहे हैं जॉब से, जो मसले चल रहे हैं, वहां पे वो सर्च करे, बहुत सारी जॉब आई हुई है। और वो जो एजेंट्स वहां पर है ना, वो मोस्टली ठीक है, क्योंकि ये इनकी ओके। ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की, और वहां पर वो फ्रॉड बहुत कम होता है। ठीक है। चलें वैस भाई आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और जो दो तीन बड़े इशू आ रहे हैं आजकल फिजियोज को, एक तो उसमें ये वीज़ा का इशू था कि लोगों के पास डीपीटी की बेस पर सऊदीया में टेक्नीशियन रैंक का लाइसेंस है, लेकिन अक्सर उनको जो वीज़ा इशू हो रहे हैं वो स्पेशलिस्ट के थे। और बहुत से लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा भी था कि इस इशू को किस तरह से रिजॉल्व किया जाए, वो भी आपने डिटेल में बता दिया है। इसके अलावा जॉब हंटिंग के हवाले से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन आपने ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के हवाले से आज खास तौर पर बताया, तो ये मेरे ख्याल में हमारे देखने वालों के लिए नई बात होगी।
तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी कीमती बातें बताई हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे देखने वालों को इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अगर आप कोई बात पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप प्रोफेशनली हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं, वन टू वन गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके हमसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।